हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों तो शुरू करते हैं। कल हमने प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ लिया था, तो आज हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सेकेंडरी मेमोरी में डाटा और सूचनाओं को बड़ी मात्रा में स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसमें? सेकेंडरी मेमोरी में। साधारणतः क्या होता है कि कंप्यूटर के सिस्टम के बाहर ये स्थित रहता है। इसे परमानेंट मेमोरी बोला जाता है। इसकी स्टोरेज क्षमता लगभग असीमित होती है, परंतु क्या होता है कि डाटा ट्रांसफ़र की गति जो है वो स्लो होती है, धीमी होती है। इसका प्रयोग जो है मुख्यतः बैकअप डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ताकि डाटा को बैकअप किया जा सके। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि डाटा हमें मिटाना पड़ जाए, तो उसमें क्या परमानेंट स्टोर हो जाता है, तो हमें दिक्कत नहीं आती है। तो सहायक मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, एक परमानेंट मेमोरी, एक स्थायी मेमोरी होती है, जो ऑक्सिलरी मेमोरी होती है। ठीक है, इसे ही सेकेंडरी मेमोरी बोला जाता है। यह डाटा और सॉफ्टवेयर स्टोरेज का एक सस्ता और एक लोकप्रिय माध्यम है। इसकी स्टोरेज क्षमता तो बहुत ज़्यादा होती है, परंतु डाटा को प्राप्त करने में लगा समय, यानी कि जो एक्सेस टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मैग्नेटिक टेप होती है, मैग्नेटिक डिस्क होती है, ऑप्टिकल डिस्क है। ये ऑक्सिलरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं, सहायक मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। एक आपको फैक्ट भी बता देता हूँ मैं आपको। मेमोरी में क्या होता है कि जो वर्ड लेंथ है जितने अधिक बिट की होगी, कंप्यूटर में डाटा स्थानांतरण करने की गति उतनी ही ज़्यादा होगी। वर्ड लेंथ जितनी ज़्यादा, डाटा ट्रांसफ़र की गति उतनी ही ज़्यादा। किसी मशीन में वर्ड लेंथ अगर बड़ा कर दें तो उसकी गति जो है बढ़ जाती है। वर्ड लेंथ की तुलना सड़क से की जा सकती है। सड़क जितनी चौड़ी होगी, गति उतनी ही अधिक होगी। तो ये भी आप जान लीजिए। तो आगे हम बात करते हैं स्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी के बारे में। जैसे आपको बताता हूँ कि जो एक वह मेमोरी यूनिट जिसमें विद्युत सप्लाई अगर बंद हो जाए, बंद होने पर भी डाटा बना रहता है, डाटा बना रहता है विद्युत सप्लाई बंद होने पर, तो उसे स्थायी मेमोरी बोला जाता है। दूसरी तरफ जिस मेमोरी यूनिट में विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर डाटा नष्ट हो जाता है, उसे अस्थायी या वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। सामान्यतः क्या होता है कि जो प्राथमिक मेमोरी होती है वो अस्थायी मेमोरी होती है, यानी कि वोलेटाइल मेमोरी होती है प्राथमिक मेमोरी, जबकि सहायक मेमोरी जो होती है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, अगर रोम की अगर हम बात करें, हमने पढ़ा था कि रोम जो है एक ऐसी प्राइमरी मेमोरी है जो कि क्या है, एक स्थायी यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये एक अपवाद हो गया प्राइमरी मेमोरी का। जो रोम होता है एक अपवाद है, जो कि एक स्थायी प्राथमिक मेमोरी होती है। वैसे तो जो प्राथमिक मेमोरी होती है वो अस्थायी होती है। आगे बात करते हैं रैंडम या सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो मैं आपको बताता हूँ कि मेमोरी में जो डाटा है, मेमोरी में जो डाटा है वो अलग अलग स्थानों पर स्टोर किया जाता है। जिस मेमोरी यूनिट में किसी भी लोकेशन पर स्टोर डाटा को पढ़ने या डाटा स्टोर करने में एक समान समय लगता है। अगर मान लीजिए आप हमने डाटा को किसी भी लोकेशन पर स्टोर कर रखा है, उसको पढ़ने या डाटा स्टोर करने में समय जो अगर एक जैसा लगता है तो उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। समझ के दोस्तों, उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है। अगर प्राथमिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी जो होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। जैसे रजिस्टर है, कैश मेमोरी है, रोम है, रैम है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। अब आगे बताता हूँ। यदि किसी मेमोरी के डाटा को क्रमानुसार एक के बाद एक करके पढ़ा जाता है तो उसे सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती है। तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में क्या होता है कि डाटा को क्रमानुसार एक के बाद एक करके पढ़ा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैग्नेटिक टेप होती है उसे सीक्वेंशियल मेमोरी का एग्जाम्पल माना जाता है। तो सीक्वेंशियल मेमोरी का एग्जाम्पल तो मैग्नेटिक टेप हो जाता है। लेकिन अगर रैंडम एक्सेस मेमोरी की अगर हम बात करें तो उसमें रजिस्टर आते हैं, कैश मेमोरी, रोम, रैम, ये सब रैंडम एक्सेस मेमोरी का एग्जाम्पल होते हैं। तो आगे देखो,
जो मैग्नेटिक डिस्क अगर हम बात करें, ऑप्टिकल डिस्क की बात करें, या इसमें क्या होता है कि किसी भी लोकेशन पर स्थित डाटा को पढ़ने या स्टोर करने में लगा समय बराबर तो नहीं होता, लेकिन लगभग एक समान होता है। तो इसमें लगने वाला समय देखो, मैं बात कर रहा था कि पहले हमने बात किया था कि जो डाटा को स्टोर करने या पढ़ने में अगर लगे समय अगर बराबर नहीं होता है, अगर उसमें ज़्यादा टाइम लगता है तो वो तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी हो गई। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक डिस्क की बात करें, ऑप्टिकल डिस्क की बात करें, इसमें क्या होता है कि किसी भी लोकेशन पर स्थित डाटा को पढ़ने या स्टोर करने में लगे समय बराबर तो नहीं होता, परंतु लगभग एक समान होता है। इसमें किसी भी लोकेशन तक सीधे पहुँचा जा सकता है। अतः मैं आपको बताता हूँ, इन्हें हम रैंडम एक्सेस मेमोरी या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कह देते हैं। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी यानी कि मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, ये सारी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के एग्जाम्पल होते हैं। फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, ये सारे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की, यानी कि स्थायी मेमोरी की। स्थायी मेमोरी में कौन आता है? रोम। तो रैंडम रीड ओनली मेमोरी, रोम की अगर हम बात करें तो रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी की बात करें तो यह एक नॉन वॉलेटाइल इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है। सूचनाएं अपने आप नष्ट नहीं होती, उन्हें बदला नहीं जा सकता। रोम में सूचनाएं अपने आप नष्ट नहीं होती, ना ही उन्हें बदला जा सकता है। रोम में सूचनाएं निर्माण के समय में भर दी जाती है। रोम में क्या होता है, जब कोई कंप्यूटर का बनाया जाता है तो उसी टाइम पे सूचनाएं भर दी जाती है। कंप्यूटर इन्हें केवल पढ़ सकता है, इनमें चेंज नहीं कर सकता, इनमें परिवर्तन नहीं कर सकता। कंप्यूटर की सप्लाई अगर बंद हो जाए तो भी जो है सूचनाएं पूर्ववत बनी रहती हैं, वैसी की वैसी बनी रहती हैं। तो अगर हम बात करें तो रोम का जो निर्माण है वो सेमीकंडक्टर डिवाइस से किया जाता है, अतः इसे इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। रोम की बात कर रहे हैं दोस्तों हम। रोम का जो प्रयोग है वो स्थायी प्रकृति के प्रोग्राम या डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जो स्थायी प्रकृति के प्रोग्राम हैं या जो स्थायी प्रकृति का डाटा है उसको स्टोर करने के लिए रोम का यूज़ किया जाता है। तो रोम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए क्या आवश्यक होता है? रोम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक सूचना की अगर हम बात करें तो इंस्ट्रक्शन सेट है, सिस्टम बूट प्रोग्राम है, इनको स्टोर किया जाता है। रोम में जो बायोस है यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये रोम में होता है, जो कंप्यूटर चालू करने पर पोस्ट प्रोग्राम चलाता है, यानी कि पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रोग्राम चलाता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कंप्यूटर चालू होने पर ये चलाता है। तो हमने रोम की बात कर ली। अब देखिए रोम चिप ऐसी होती है। आपको एक रोचक फैक्ट भी बता देता हूँ कि रोम में प्रोग्राम या डाटा को फ्यूज लिंक के जरिए डाला जाता है। किसके जरिए? फ्यूज लिंक के जरिए। किसमें? रोम में प्रोग्राम को या डाटा को। एक बार डाटा अगर भर दें तो फ्यूज लिंक को जला दिया जाता है। तो रोम में प्रोग्राम को डाटा फ्यूज लिंक के जरिए डाला जाता है। एक बार डाटा को भर देने के बाद फ्यूज लिंक को जला दिया जाता है ताकि डाटा को बदला ना जा सके। इसके कारण रोम में डाटा डालना क्या कहलाता है? जलाना कहलाता है। बर्निंग इन द डाटा इसे बोला जाता है। तो दोस्तों तो हमने रोम की बात अच्छी तरह कर ली। अब रोम भी कई पार्ट में आगे डिवाइड होती है तो वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पी रोम के बारे में, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के बारे में। ये जो एक विशेष प्रकार का रोम है जिसमें एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा उपयोगकर्ता के अनुकूल डाटा को प्रोग्राम किया जा सकता है, यानी कि उपयोगकर्ता के अनुकूल डाटा को प्रोग्राम किया जा सकता है। प्रोम में हजारों डायोड होते हैं जिन्हें उच्च वोल्टेज से फ्यूज करके वांछित सूचना रिकॉर्ड की जाती है। एक बार प्रोग्राम कर दिए जाने के बाद यह सामान्य रोम की तरह व्यवहार करने लगता है। तो ये पी रोम की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक पी रोम की, यानी कि ई पी रोम की बात करें। इलेक्ट्रॉनिक नहीं, ई पी रोम की बात करते हो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म आ जाती है दोस्तों कई बार। तो ई पी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अच्छी तरह से देख लीजिए इसको।
इस प्रकार के रोम पर जो पराबैंगनी किरणों की सहायता से यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटा करके नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। इसके लिए ई पी रोम को सर्किट से निकालना पड़ता है। तो इसकी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर नए प्रोग्राम को अगर पुराने वाले प्रोग्राम को हटा करके नया प्रोग्राम आपको लिखना है तो इसको सर्किट से निकालना पड़ता है। इसे अल्ट्रा वायलेट ई प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो अल्ट्रा ई रोम भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। ये हमने ई इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की बात कर ली। अब बात करते हैं ई पी रोम के बारे में, डबल ई पी रोम के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के बारे में। ये भी इसका एक फर्दर पार्ट है। पी जो रोम का ये एक नेक्स्ट पार्ट है जिसे डबल ई पी रोम बोला जाता है। इस तरह के रोम को सर्किट से निकाले बिना ही उच्च विद्युत विभव की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटा करके नया प्रोग्राम लिखा जाता है। जो ई पी रोम की हमने बात की थी उसमें क्या था कि अगर आपको नया प्रोग्राम डालना है तो पुराने प्रोग्राम को इरेज करने के लिए सर्किट से बाहर निकालना पड़ता है पी रोम को। लेकिन इसमें बिना रोम को बाहर निकाले से प्रोग्राम को डाल दिया जाता है या उसमें इंसर्ट कर दिया जाता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर कहाँ किया जाता है? रिसर्च में, अनुसंधान में इसका प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो सहायक मेमोरी के रूप में डबल ई पी रोम का उपयोग बढ़ रहा है। डबल ई पी रोम का उपयोग बढ़ रहा है। और फ्लैश मेमोरी, इसे ही फ्लैश मेमोरी बोला जाता है। पेन ड्राइव इसी का एक एग्जाम्पल है। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी का प्रयोग अनेक आधुनिक युक्तियों में, जैसे डिजिटल कैमरा है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, मोबाइल है, इनमें इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक सस्ती युक्ति है। इसमें विषम परिस्थितियों में भी डाटा को सुरक्षित रखने का काम किया जाता है, डाटा को सुरक्षित रखा जा सकता है। अब हम बात करें तो फ्लैश मेमोरी एक पोर्टेबल सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जिसमें रोम तथा रोम दोनों विशेषताएं मौजूद होती हैं। तो फ्लैश मेमोरी एक पोर्टेबल सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। तो ये भी आपने जान लिया। अब हमने रोम के जो पार्ट है जो हमने पढ़ लिए, लेकिन अब अगली वीडियो में हम रैम के पार्ट को पढ़ने वाले हैं। तो अगली वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं ये पूरी बुक आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट तो।